बरसों से चली आ रही पुरानी परंपराओं ने लोगों के घरों को उजाड़ कर रख दिया है। प्राचीन समय के लोग लड़कों को ज्यादा महत्व देते थे और लड़कियों को बोझ समझकर फेंक दिया करते थे। बहू के ऊपर अत्याचार किया करते थे और इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा और फिर तुम्हें इस घर में जगह नहीं मिलेगी। बेचारी बहू में जुल्म से जा सहते-सहते परेशान थी। ऐसे ही कहानी है यह जो कविता की सास कविता के ऊपर अत्याचार करती है और उसे हर बार यही कहती है कि हमें बेटा ही चाहिए, हमारे घर का वारिस चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। इस कहानी में ट्विस्ट जब आया जब उनकी अपनी बेटी को ही घर से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वे बेटे को जन्म नहीं दे पाई, सिर्फ बेटियां ही पैदा की थीं। आपकी इस कहानी पर क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। तो चलिए बताती हूँ आपको इस कहानी के बारे में। जहाँ दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, लेकिन कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ लोग सिर्फ़ बेटा और बेटी के ही अटक कर रह गए हैं। हमें बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो तब देखना। तो नरेश ने अपनी पत्नी कविता की बाँह को कसकर पकड़ते हुए दाँत पीस कर बोला। कविता और नरेश की शादी को 10 साल बीत चुके थे। शादी के बाद से ही नरेश और उसके परिवार ने कविता पर हमेशा इस बात का दबाव डाला कि उन्हें बेटा ही चाहिए। शादी के 1 साल हो चुका था और इसी बीच कविता पहली बार माँ बनने वाली थी। कविता के माँ बनने की बात जब घर में सबको पता चली तो सब बेहद खुश हुए। लेकिन कविता के मन में एक डर बैठा था कि अगर कहीं बेटा ना होकर बेटी हुई तब क्या होगा? क्या उसका पति नरेश उसे उसके ससुराल वाले उसे अपनाएँगे? देखते ही देखते वे दिन भी आ गया जब कविता की डिलीवरी होने वाली थी। कविता को वार्ड में ले जाया गया, वहाँ से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थीं और वे आवाज़ें कुछ देर के बाद बंद हो गईं। और वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था। कविता की वार्ड से एक नर्स निकली जिसकी गोद में एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा था। नर्स ने उस बच्चे को नरेश की मां की गोद में देते हुए कहा, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है आपके घर में। नर्स की बात सुनते ही नरेश और उसके परिवार के चेहरे पर जहां कुछ देर पहले खुशी थी, अब उस जगह को उदासी और गुस्से ने ले ली थी। लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर आ गए बच्ची और कविता को लेकर। हमने तो सोचा था कि बेटा होगा तो घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन हुआ क्या, ये लड़की, इसका क्या करेंगे? अपनी सास के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर कविता का दिल ही टूट गया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले, जबकि उसकी सास भी एक लड़की की माँ थी। फिर कैसे वे ऐसा सोच भी सकती थी? धीरे धीरे यही सिलसिला 10 सालों से जारी था। कविता जब भी प्रेग्नेंट होती तब सभी को एक आशा रहती कि इस बार बेटा ही हो, लेकिन उनकी उम्मीद तब टूट जाती जब फिर से बेटी हो जाती थी। कविता और नरेश को अब 3 बेटियां हो चुकी थीं। इस बार फिर से कविता प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार कोई भी उसकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तो। कविता की बाह को जोर से दबाते हुए नरेश ने चीख कर कहा। शीतल जी ने कहा, अरे देखना क्या है, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। सुन, इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तब तो तेरा इस घर से जाना निश्चित है और फिर मेरे नरेश का दूसरा ब्याह करवाऊंगी। अपनी सास की मुंह से अपने पति का दूसरा ब्याह कराने की बात सुनकर कविता की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अब तो वह भी किसी भी कीमत पर अपनी कोख से एक लड़के का जन्म ही चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में भी तो कुछ नहीं था सिवाय भगवान से विनती करने के अलावा। एक रोज कविता की सास शीतल जी बाजार गई थी किसी काम से। जब वे हद खुश होकर घर लौटी थीं तो उनके होठों की चमकती मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई खजाना हाथ लग गया हो। अजी सुनते हो? अरे नरेश कहाँ है? तू भी तो सुन ले। शीतल जी ने बड़ी खुशी से अपने पति और बेटे को पुकारा। अरे भाग्यवान कहाँ हो? क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? हर माँ क्या हुआ? शीतल के पति सोहन जी और नरेश ने अपने कमरे से निकलते हुए एक साथ सवाल पूछा। शीतल जी ने कहा, अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप दोनों सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे। शीतल जी इस बार भी चहक कर बोली, अब बता भी दो माँ। नरेश ने फिर से अपनी माँ की खुशी को महसूस करते हुए कहा, आज मुझे बाजार में सविता बहन मिली थी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहू भी पेट से है और एक बेटे को जन्म देने वाली है। ये सब सुनकर तो मेरा थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी। उन्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? तब उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को नजदीकी अस्पताल में लेकर गई थी जहाँ बच्चे की जांच होती है। वहीं मुझे ये पता चला
और अगर फिर से लड़की निकलती तो हम उसे ख़त्म ही कर सकते हैं, एक सांस में ही। शीतल जी ने ये सारी बातें कह सुनाई थीं। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है? नरेश ने चौंक कर कहा। हाँ बिल्कुल कविता, ये सब सुन खुश भी हुई और दुख भी कि अगर लड़का हुआ तो सब उसका बसा बसाया घर उजड़ने से बच जाएगा और उसके परिवार को उसका वारिस मिल जाएगा। लेकिन उदास इस बात से भी हुई कि अगर फिर से लड़की निकली तो इस बार उसे जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। माँ, ये आवाज़ सुनकर कविता अपनी सोच से बाहर आई और बाकी घर के लोग भी चौंक गए थे इस आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ये आवाज़ नरेश की बहन और शीतल जी की बेटी कामनी की थी, जो रोते बिलखते घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर शीतल जी का दिल कांप उठा था। कामनी बिटिया, क्या हो गया है तुझे? इस तरह से क्यों रो रही है? बेटा, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? इस तरह से एक के बाद एक सवाल घबराहट के मारे पूछे जा रही थी शीतल जी अपनी बेटी से। कामनी ने कहा, माँ सब खत्म हो गया, अब ना मेरा पति रहा और ना ही बाकी ससुराल वाले मुझे अपनाना चाहते हैं माँ, क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म न देकर एक बेटी को जन्म दिया है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे और मेरी बेटियों को भी घर से निकाल दिया है माँ। कामनी ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी सारी परेशानी और दर्द सब अपनी माँ को कह सुनाया। शीतल जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे वे लोग मेरी बेटी को उस घर से निकाल सकते हैं? अरे अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी तो हुई है ना। और बेटा बेटी के अलावा क्या किसी को हाथी घोड़े पैदा होते हैं? बेटी भी तो संतान ही होती है। और इसमें तेरा क्या दोष है जो तुझे बेटी हुई है? तो ये सब तो भगवान की माया है। अपनी बेटी की बात सुनकर शीतल जी भड़क उठी थीं। कामनी ने कहा, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन माँ तुम भी तो ऐसा ही सोचती हो ना। आखिर तुम भी तो भाभी को प्रताड़ित करती रहती हो बेटा ना जन्म देने के लिए। फिर ऐसा फर्क क्यों माँ? कामनी ने अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से सवाल किया। शीतल जी सोच में पड़ गई। हाँ, मैं भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी सही नहीं करती हूँ। आज मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ आई है यह बात, जबकि मैं अपनी मासूम सी बहू के साथ कितना गलत करती आ रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरी आँखें खोल दी। सोचते-सोचते शीतल जी की आँखों से आँसू छलक उठे थे। शीतल जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। नरेश ने कहा, हाँ कविता, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तो सबसे ज़्यादा तुम्हें दुःख दिया है। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो कविता, मुझे माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटे फूट-फूट कर रो पड़े थे कविता के आगे हाथ जोड़ते हुए। कविता ने कहा, नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत माँगिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया है जो बरसों से होता चला आ रहा है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वही सीखते हैं माँ। और आप भी माफ़ी मत माँगिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आप सबसे, इसीलिए ऐसे हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कविता ने अपने पति और सास के जुड़े हुए हाथ को नीचे करके कहा, अभी तो हमें कामनी दीदी के बारे में सोचना चाहिए। कविता ने कामनी के गले पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। तभी कामनी की सास भी वहां आ गई और बोली, आप सबको कामनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है शीतल बहन जी, क्योंकि अभी कामनी ने जो कुछ भी कहा वह बस आप सबको समझाने का एक तरीका था, क्योंकि वह आपकी सोच को बदलना चाहती थी। इसलिए हमने भी इस नेक काम में उसका साथ दिया। बहन जी, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता, ये तो बस दुनियावी बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और इसीलिए हमने भी इसे अपने जीवन में ढाल लिया है। लेकिन अब इन सारी बातों से ऊपर उठकर हमें केवल अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। शीतल बहन जी शीतल जी ने भी इस बात पर सहमति जताई और कामनी और कविता को कसकर अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी लिखी हुई कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।